नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। हम अपनी सीरीज़ को आज और आगे बढ़ाने आए हैं और आज हम करने वाले हैं रूल नंबर 51 से लेके 55 तक। हर क्लास में मैं 5 रूल पढ़ाता हूं आपको और हर रूल के बेसिस पे 5-6 क्वेश्चन सिखाता हूं ताकि आप सारे के सारे रूल्स को अच्छी तरीके से समझ जाओ। मैं आज फिर रिपीट करना चाहूँगा, ये सारे के सारे ऐसे रूल्स हैं जिनसे एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और कई बार ये रूल्स हमको कंफ्यूज करते हैं और कई बार इन क्वेश्चन पूछने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से इन रूल्स को मैंने पिक किया है। ये आपके मेंस के एग्जाम में बहुत मदद करेंगे ग्रामर वाले सेक्शन में। साथ ही अगर आप अगले सालों की तैयारी कर रहे हो, एक बार अगर आपने ग्रामर पढ़ रखा है तो भी ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो सीरीज़ को शुरू से देखिए, सही से देखिए, पूरा देखिए, आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। कॉपी पेन लेके बैठिए। अगर कोई बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप क्लास देख रहे हैं एंटरटेनमेंट पर्पज से तो बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि मैं बहुत सीरियस टीचर हूँ। मैं आपको अगले 40 मिनट पढ़ाऊँगा और पढ़ा के चला जाऊँगा, रूल्स को सिखाऊँगा। मैं बहुत छोटे से समय ड्यूरेशन में थोड़ा ज़्यादा सिखा के जाता हूँ, उस बात का आप ध्यान रखो। और ये वो कट टू कट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखोगे और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तब आपको समझ में आएगा इन लेक्चर्स की वैल्यू। अगर आप नहीं चाहते हो कि अपने 2, 4, 5, 6 साल बर्बाद करना एसएससी की एग्जाम की तैयारी करते वक्त, तो इस सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए जो है। और अगर कोई सुझाव हो तो वीडियो खत्म होने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। आज की क्लास का पहला रूल है और ये है, एक बहुत जनरल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ये फ्रेज है, कुछ दिए जाते हैं, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। जब भी आपको ये फ्रेज देखने को मिले आपको एग्जाम में, चाहे इट इज़ टाइम मिले, चाहे इट इज़ हाई टाइम मिले, चाहे इट इज़ अबाउट टाइम मिले, आपको हमेशा एक बात याद रखनी, इसको रट्टा मार लो कि इसके साथ हम V2 लगाते हैं। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर रट तो लेंगे, ये बहुत आसान है, रट तो लेंगे। हर बार ही आता है, मेरे पेपर में भी आया था। मैं 15-16 दोनों में अपीयर हुआ था, दोनों बार ये आया था और मैंने इतना रट रखा था कि जैसे ये फ्रेज देखा वैसे ही मैंने कहा कि ये तो फ्री का क्वेश्चन मिल गया। तो इसको ऐसे ही रट्टा मार लीजिए कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम अगर आता है तो इसके साथ हम V2 का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त मुझे इसके पीछे की लॉजिक पता नहीं थी तो अपन ने इसको रट लिया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा इसके पीछे का लॉजिक क्या है। कि जब हम बोलते हैं इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इसका मतलब हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें बहुत लंबा समय हो गया ये काम किए हुए, हमें बहुत लंबा समय हो गया ये काम किए हुए। इसका मतलब है कि हम पास के इंसिडेंट को याद करते हुए स्टेटमेंट बना रहे हैं। जैसे हमने बोला कि बहुत लंबा समय हो गया, इट इज़ हाई टाइम कि मैं कानपुर में गंगा बैराज एक जगह आता है जहाँ पे घूमने गया था, तो वो इंसिडेंट मैं पास्ट का कोट कर रहा हूँ याद करते हुए कि बहुत लंबा समय हो गया इसे काम करते हुए। इसके पीछे का सिंपल लॉजिक यही है, क्योंकि हम पास्ट की घटना बता रहे होते हैं। तो इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम जो है, इन फ्रेजेस के साथ जो है हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास, इट इज टाइम दैट वी लव दिस प्लेट, इट इज टाइम दैट वी लव दिस प्लेस। तो ये वी लव जो लिखा है ना, हमको क्या करना चाहिए, वी लव्ड दिस प्लेस लिखना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इट इज हाई टाइम, इसको कैपिटल कर लेना, इट इज हाई टाइम यू पे दिस बिल, यू पेड दिस बिल होना चाहिए। इसको रट्टा ही मारना बहुत आसान है पर क्वेश्चन बहुत आता है। इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ये एग्जाम का क्वेश्चन आया है, देखो उसी फॉर्मेट में है। इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, नो एरर। कौन से सेक्शन में एरर है? तो अगर आप देखोगे, अगर आपको ये बात याद है कि इट इज टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यही वाला फ्रेज है। इसका मतलब है जैसे ही वर्ब आप देखोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको V2 फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि V1 फॉर्म में दिया हुआ है। बस इतना ही छोटा सा रूल है और ये रूल आपके एग्जाम में कट टू कट डायरेक्टली आता है, तो याद कर लीजिएगा। बहुत छोटा सा रूल भी है, इसको रटने लायक ही है, इसमें बहुत सारा समय बिताने लायक भी नहीं है। कोई मतलब नहीं है कि इसमें बहुत सारा समय बताएं, क्योंकि रट्टेबाजी वाली चीज़ है और समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद अगले रूल की तरफ चलेंगे। ये आपको एग्जाम में याद रखना है कि हम नो अदर के साथ, ये रूल नंबर 52 है, नो अदर के साथ हम देन का इस्तेमाल करते हैं, वुड रेदर के साथ हम देन का इस्तेमाल करते हैं, नथिंग एल्स के साथ हम बट का इस्तेमाल करते हैं। ये कोरिलेटिव पेयर्स है। जब भी आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आपको याद रखना पड़ेगा कि नो अदर के साथ हम देन का, वुड रेदर के साथ देन का, नथिंग एल्स के साथ बट का इस्तेमाल करते हैं। ये रटने वाली चीज़ है, आज की क्लास में ज़्यादातर चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी। जैसे हमने बोला ही हैज़ नो अदर फ्रेंड, अब नो अदर के साथ हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम नो अदर के साथ बोल रहे हैं क्या लगना चाहिए, देन लगना चाहिए। बहुत सिंपल से रूल है ये, देन लगना चाहिए। ही वुड रेदर डाई, अब जब हम वुड रेदर देख रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे जो बट लगा है गलत है, इसकी जगह क्या लगना पड़ेगा, हमको देन लगना पड़ेगा। दे नीड नथिंग इल्स, जब हम नथिंग इल्स की बात करते हैं, दे नीड नथिंग इल्स, देन फूड की जगह क्या होना चाहिए, नथिंग इल्स अपने साथ क्या लेता है, बट लेता है। सी वुड रेदर ड्राइव टू टेक द ट्रेन, अब रेदर ड्राइव टू टेक द ट्रेन है ना, सी वुड रेदर ड्राइव देन टू टेक द ट्रेन। तो वुड रेदर के साथ नो अदर के साथ देन का इस्तेमाल करते हैं, नथिंग एल्स के साथ बट का इस्तेमाल करते हैं। ये वो पेयर्स है जिन पे बेस्ड आपके एग्जाम में कट टू कट डायरेक्टली क्वेश्चन बनाए जाते हैं और ये रटने वाली चीज़ें ही हैं।
अगर आपने इसको रट रखा है तो एग्जाम में कभी आपसे गलती नहीं होगी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें समझाने जैसा कुछ खास है भी नहीं कि इसमें कुछ समझने जैसी चीज़ है, रटने वाली चीज़ है। इसके बाद ये वाला सेक्शन है जो आपको रटना है। एक क्वेश्चन बनाया जाता है जिसमें हमें बात होती है कि हमारी जो एबिलिटी है वो हम प्रेजेंट की एबिलिटी बताने की कोशिश करते हैं, वो हम फ्यूचर की एबिलिटी बताने की कोशिश करते हैं। तो हम जब एबिलिटी प्रेजेंट की बताते हैं तो हम मॉडल वर्ब कैन का इस्तेमाल करते हैं। जब एबिलिटी हम फ्यूचर की बताते हैं तो हम विल बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं, विल बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। एक और बात याद रखना पड़ता है आपको, कैन कुड के साथ हम एबल का इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरीके से अगर हम पास्ट की एबिलिटी की बात करें, तो हम पास्ट की एबिलिटी में कुड का इस्तेमाल करते हैं। कैन प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर के लिए विल बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं, कुड हम पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो जरा सा ये एग्जाम्पल है आपके सामने, वी, ये कैपिटल कर लेना। वी कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स इन ईयर्स टू कम। हम पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं, मतलब हमारे पास एबिलिटी आ जाएगी, लेकिन कब? आने वाले सालों में। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आने वाले सालों में हम पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं, हमारे पास एबिलिटी आ जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिए, वी कैन सॉल्व सच क्वेश्चन। हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इजिली आफ्टर दिस ट्रेनिंग इज ओवर। ट्रेनिंग मतलब चल रही है, जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। तो ट्रेनिंग कब खत्म होगी? ट्रेनिंग फ्यूचर में खत्म होगी। तो हमारे पास एबिलिटी कब आएगी? फ्यूचर में एबिलिटी आएगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, वी कैन सॉल्व इट व्हेन दे हेल्प अस, ये दूर कर लीजिएगा, व्हेन दे हेल्प अस। हम इसे सॉल्व कर लेंगे अगर, मतलब जब वो हमारी मदद करेंगे। तो वो मेरी जब मदद करेंगे, मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने मदद नहीं की है। अब यहां पे हमने क्या इस्तेमाल किया? कैन। ये हमने यहां पे क्या इस्तेमाल किया? कैन। आई कैन रीच मुंबई इन लेस टाइम देन नेक्स्ट ईयर। मैं मतलब मुंबई पिछले सालों में मतलब मुंबई जल्दी पहुंच जाऊंगा लेस टाइम में, अगली साल, नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, मतलब फ्यूचर में ऐसा एबिलिटी आ जाएगी अपने पास। तो यहाँ जो सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो सारे स्टेटमेंट ऐसे हैं जो फ्यूचर की एबिलिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने किसका इस्तेमाल किया? हमने यहाँ पे भी कैन का इस्तेमाल किया, हमने यहाँ भी कैन का इस्तेमाल किया, हमने यहाँ भी कैन का इस्तेमाल किया, हमने यहाँ भी कैन का इस्तेमाल किया है। तो फ्यूचर की एबिलिटी बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? विल बी एबल टू का। तो सबको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? विल बी एबल टू। इन सब में जहाँ जहाँ कैन लिखा हुआ है विल बी, ये आई है, ध्यान रखना, ये है विल be able to। I will be able to fly like birds in years to come। इसी तरीके से we will be able to solve such question, we will be able to solve it, we will be able to reach Mumbai in less time than next year। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये सब फ्यूचर के हैं। कैन हमारी प्रेजेंट की एबिलिटी बताती है, कुड हमारी पास्ट की एबिलिटी बताती है, और विल बी एबल टू जो है हम इस्तेमाल करते हैं वो फ्यूचर की एबिलिटी बताने में। और एक और बात याद रखना पड़ेगा कि कैन जहाँ पे इस्तेमाल है, कैन और एबल शब्द एक साथ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए सेंटेंस में, और कुड और एबल इनमें से जब भी आप इस्तेमाल करोगे आप एक इस्तेमाल करोगे। जब आप एबल इस्तेमाल करते हो एबिलिटी के लिए तो फ्यूचर की एबिलिटी बताने के लिए विल बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। बस ये बातें आपको याद रखनी होगी। बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा रूल था। उम्मीद करता हूँ मैं ये आपको समझ में आ भी गया होगा। थोड़ा तेज हूँ मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं कि जो तेजी में समझ में ना आए। मतलब इसको रिपीट कर लीजिएगा अगर ज़्यादा तेज लग रहा हो। आपके पास ऑप्शन भी रहता है कि 0.75x पर भी चला सकते हैं। मैं धीरे 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 बोलूँगा तो आपको समझ में आ जाए। पर इस रूल्स में कुछ है भी नहीं यार, मतलब ये सिंपल सी चीज़ें हैं अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो आप तो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक रूल है जो आपके पास आता है, ये हम नाउन के चैप्टर में पढ़ते हैं। मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं बताना चाहूँगा। ये नाउन के चैप्टर में एक रूल अपने पास आता है कि अगर हम एक नाउन लें, ठीक है ना, इसके साथ हम एक प्रीपोजिशन लगा दें और फिर उसके बाद हम यहाँ पे फिर से नाउन लगा दें, और ये जो नाउन हो, ये वाला नाउन वन और ये नाउन जो उधर वाला है, ये दोनों सेम हो, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ये सिंगुलर यूनिट की तरह काम करता है। सिंपल सा मेथड है, इसको सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, बस इतना ही है। और ये नाउन दोनों सिंगुलर होना चाहिए, इनको प्लूरल में नहीं रखते हैं। तो जो बहुत कॉमन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे एक क्वेश्चन आया था, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। तो याद रखना है आपको कि स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स नहीं लिखते, स्पीकर आफ्टर स्पीकर लिखते हैं। जैसे डोर टू डोर लिखते हैं, डोर टू डोर लिखते हैं। कई बार हमको ऐसा सेंटेंस देखने को मिल सकता है कि डोर्स टू डोर्स लिख के आते हैं, दरवाजों पे, घर घर जाके जब मांगने की बात करते तो रोज अपन रोज लिखते हैं, तो वो गलत होता है। आपको रो अपन रो लिखना होता है, उसमें आप SIS नहीं लगाते हो। और ये जो सब्जेक्ट होता है कंप्लीट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। जैसे एक बहुत कॉमन चीज़ है पेजेस आफ्टर पेजेस, ये आपके एग्जाम में आया था बहुत पुराने समय में, पेजेस आफ्टर पेजेस। तो जब हम बात करते हैं कि प्रीपोजिशन से एक नाउन इधर और एक नाउन इधर, तो ये भी सिंगुलर में होना चाहिए, ये भी सिंगुलर में आना चाहिए।
तो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज। तो प्रीपोजिशन के साथ जब दो नाउन लगते हैं उनको सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो हमको हमेशा ध्यान रखना होता है कि दोनों नाउन अगर सेम है तो वो सिंगुलर स्थिति में होना चाहिए और सिंगल एंटिटी की तरह उसको हम यूज में लेते हैं और वो सिंगुलर ही बिहेवियर शो करता है। तो बहुत नॉर्मल सा, बहुत सिंपल सा रूल था। और आज की क्लास में मैं आखिरी रूल लूँगा और ये रूल बहुत आसान है। ये रूल है कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है आपको एग्जेक्टिव के चैप्टर से, एग्जेक्टिव के चैप्टर से एक बहुत कॉमन रूल आता है। हम पढ़ते हैं न्यूमेरल एग्जेक्टिव, उसमें एक हमारा ऑर्डिनल एग्जेक्टिव होता है, एक हमारा कॉर्डिनल एग्जेक्टिव होता है। हमको ध्यान रखना है कि जब हमको दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना हो तो हम ओसी का ऑर्डर लेते हैं और ऑर्डिनल से पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। अब एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं वो भूल जाते हैं कि ऑर्डिनल क्या होता है, कॉर्डिनल क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा 1 2 3 4 5, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे सारे के सारे कॉर्डिनल नंबर है। लेकिन अगर मैं इसको बोलूं तो आप ये भी पढ़ते हो ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, ये सारे हमारे कॉर्डिनल होते हैं। तो हम जब भी इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना हो हम ओसी का ऑर्डर करते हैं और ऑर्डिनल के पहले हम हमेशा इसके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है, बहुत आसान भी है। जो असली कंफ्यूजन आता है वो ऑर्डिनल कॉर्डिनल में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी साइड वाला ऑर्डिनल है, कौन सी साइड वाला कॉर्डिनल है। लेकिन 4-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें ऑर्डिनल याद रहे चाहे कॉर्डिनल याद रहे, लेकिन हमको रिदम याद रह जाता है, उस रिदम में भी हम क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं। चलो इसी को समझते हैं। इट इज़ द फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पे जैसे फोर्थ लिखा हुआ है, ठीक है, अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा फोर्थ क्वेश्चन है। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, इट इज द फोर्थ क्वेश्चन। अब हम 4 जब लिखते हैं तो उसके पहले दा नहीं लगाते, लेकिन जब फोर्थ लिखते हैं या फर्स्ट लिखते हैं या सेकंड लिखते हैं तो हम उसके पहले आर्टिकल दा लगाते हैं। एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है वो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, दे हैव रिवाइज द 4 फर्स्ट चैप्टर। तो जो हमारा 4 है ये क्या है, ये हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसमें ये हमारा ऑर्डिनल है, ये हमारा कॉर्डिनल है। हमको जो लगाना होता है वो ओसी का ऑर्डर है। तो हम क्या करते हैं, इसका सही ऑर्डर होता है फर्स्ट, फिर लिखते हैं 4, फर्स्ट के बाद 4 लिखते हैं, 4 पहले नहीं लिखते, फर्स्ट बाद में नहीं लिखते। इसी तरीके से देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, फर्स्ट टू अराइव, फर्स्ट टू अराइव। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है ऑर्डिनल हो गया, ये आपका कॉर्डिनल हो गया, क्या हो गया, ये कॉर्डिनल हो गया। लेकिन ऑर्डिनल के पहले आर्टिकल द यहाँ पे मिसिंग है, ऑर्डिनल के पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। तो द फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रिसिपिएंट्स ऑफ ए सरप्राइज गिफ्ट। समझ में आई बात। तो बहुत सिंपल सा चीज है जो आपको एग्जेक्टिव के चैप्टर में न्यूमेरल एग्जेक्टिव पढ़ाते हुए सिखाया जाता है और ये बहुत फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की क्लास मैं थोड़ी छोटी रखता हूं क्योंकि हर क्लास में मैं सिर्फ 5 रूल पढ़ा रहा हूं, जिससे अपना 20 लेक्चर का समय पे 20 लेक्चर में हो जाएगा। कभी लेक्चर थोड़ा 1 घंटे का जाएगा, कभी 40 मिनट का, कभी रूल ज़्यादा हल्के रहेंगे तो 20-25 मिनट में भी खत्म हो जाएगा। पर ये सारे के सारे रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा आप देखोगे कि जो रूल आपको लग रहा था छूट गया था वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। नीचे जरूर बताइएगा कि अगर सीरीज आप सीक्वेंस से देख रहे हो तो आपका कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। टेस्ट में जब आप सॉल्व करने जा रहे हो क्या ये रूल आपको बार बार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। और एक बार सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखोगे कि इनसे कोई भी रूल आपका एग्जाम से बाहर आएगा नहीं। अगर कुछ लगेगा मेरे को बाहर है तो मैं अलग से क्लासेस बना के फिर वो डिलीवर कर दूंगा, जिससे आपके ग्रामर की नॉलेज पूरी तरीके से सही हो जाए। और दूसरी चीज़ है कि मैं सेक्शनल टेस्ट प्लान कर रहा हूँ, मैं जल्दी अनाउंस करूँगा कि मैं कब से सेक्शनल टेस्ट लूँ। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में सब लोग अपना पेन और कॉपी लेके आइएगा। जो है कोई बच्चा नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ है इसे देख डालेंगे तो आपके एग्जाम की तैयारी बहुत सही हो जाएगी। छोटी वीडियोज़ है, बहुत कारगर वीडियो है। मैं लाइव सेशन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि लाइव सेशन में मेंस वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम किलिंग रहता है। अपना ध्यान रखिएगा, मन से पढ़ाई करते रहिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देना ना भूलिएगा।